हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए सोल ब्राइड ऑफ डबल माफिया का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। वैष्णवी जो अभी एक बार भी मिस्टर ईडी की तरफ मुड़कर नहीं देखी थी, बल्कि वो तो अपने चेहरे को एक तरफ ऐसे मोड़ करके विंडो साइड में देखे ही जा रही थी कि उसका तो गर्दन अब अकड़ने लगा था। लेकिन उसके गर्दन में आज कितना भी दर्द हो जाए ये मंजूर था उसे। गर्दन का दर्द तो झेल सकती थी, लेकिन अगर इस इंसान की तरफ देखी तो कहीं ऐसा ना हो कि ये उसकी गर्दन ही काट दे। बिना गर्दन के कैसे जीती वो। यही सब सोचते हुए वो विंडो की तरफ ही देखते हुए बस भगवान को लगातार याद करते जा रही थी। शायद महादेव भी यही सोच रहे होंगे, पहले खुद गलतियां करती है और फिर फंस जाती है और फिर मुझे तंग करती है ये लड़की। लेकिन ये जगह तो देशमुख मेंशन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ये कहाँ रोक दिया गया गाड़ी, वो भी सड़क के किनारे। तभी उसके कानों में एक बहुत ही कड़क आवाज पड़ी थी, बाहर निकलो। वही वैष्णवी जैसे ये सुनी थी वो एकदम से अभी अपने मन में ही सोचे जा रही थी, कहीं इंसान मुझे रास्ते में, वो भी बीच रास्ते में छोड़ करके फरार तो नहीं हो जाएंगे। मुझे तो ये लग रहा है इनका यही इरादा है, ये मुझे बीच में छोड़ेंगे फिर फुर हो जाएंगे। मैं रास्ता नहीं जानती, गायब हो जाऊंगी। वैष्णवी ज़्यादा बाहर निकलती ही नहीं थी, जिसकी वजह से उसे तो कुछ पता ही नहीं था अपने शहर के बारे में। भले ही उसका शहर था, मगर फिर भी पूरी तरह से अनजान थी वो। ना उसके पास अभी फ़ोन था और ना ही किसी से बात करने की उसके अंदर गट्स थी। बाहर जाती वो इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन जाती थी कि किसी के सामने उसका मुंह ही नहीं खुलता था। हाँ, वो बात अलग थी कि अगर उसका मन करे तभी वो बोलना शुरू करती थी, और एक बार वैष्णवी बोलना शुरू कर दे तब तो फिर सामने वाले के कान पक जाए, लेकिन वैष्णवी का मुंह नहीं दर्द होता था। फिलहाल के लिए अभी वो जैसे दूसरी तरफ मुड़ी थी मिस्टर एडी के सामने हाथ जोड़ते हुए कि ऐसा ना करे, लेकिन तब तक तो मिस्टर एडी खुद बाहर निकल चुके थे। और वहीं दूसरी तरफ वैष्णवी के दरवाजे को झटके से खोल करके उसका हाथ पकड़ करके अब उसे खींच करके कहीं ले जा रहे थे। ये क्या, कहीं मुझे बेचने तो नहीं ले जा रहे ना। ये बात उसने बहुत ही धीरे कहा था। और तभी अचानक ही वो देखती है सामने की तरफ, जहां अभी तक उसके कदम आगे बढ़ रहे थे एडी की जबरदस्ती की वजह से। ये तो बड़ा सा मॉल लग रहा था और ये तो अच्छी जगह है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग भी हैं और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आसपास कुछ पुलिस वाले भी नजर आ रहे थे। हाँ, तो मतलब अब वो सेफ है। फाइनली अब मिस्टर एडी, रांच और वैष्णवी अंदर की तरफ जा रहे थे। बाकी के बॉडीगार्ड्स अभी बाहर ही खड़े थे, जिसमें से सिर्फ 3-4 बॉडीगार्ड्स थे जो कि अभी भी एडी जी को फॉलो कर रहे थे। अभी वो लोग मेन ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे ही थे कि तभी एक आदमी आकर के धीरे से कहते हैं, सर दिस वे। अभी वो ऊपर की तरफ जाने वाले थे, लेकिन यहाँ सामने स्केलेटर था, जिसको देख करके वैष्णवी एकदम से एडीजी के हाथ को खुद ही जाकर के पकड़ ली थी और जाते हुए कहती है, सुनिए, मुझे चलने वाली सीढ़ियों से डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही वो पहले तो उस हाथ की तरफ देखे थे जो कि अभी वैष्णवी के हाथों में बंधा हुआ था। उनका हाथ कोई ऐसे बिना परमिशन के टच कर रहा है, वो भी पब्लिक एरिया में। हाउ शी डेयर टू डू दिस। लेकिन फिलहाल अभी उसको ज़रा भी इस बात का खौफ नहीं था कि मिस्टर एडी की आंखों में क्या गुस्सा उसको नज़र आ रहा है। फिलहाल के लिए तो उसे इस बात का डर था कि कहीं अगर वो यहाँ सबके सामने, इतने ज़्यादा लोग जहाँ आसपास घूमने के लिए आए, अगर सबके सामने वैष्णवी गिर गई तो। वो एकदम से अपने चेहरे को ना मिलाते कहती है, मैं नहीं जाऊँगी इसमें, मुझे इससे डर लगता है। तभी वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, यू मीन स्केलेटर से तुम्हें डर लगता है। वैष्णवी धीरे से अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहते हैं, हाँ, चलने वाली सीढ़ियाँ या फिर वो जो स्केलेटर जो भी बोल रहे हैं सेम ही है, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊँगी। ऐसे बोल रही थी जैसे कि वो रिक्वेस्ट नहीं कर रही हो, बल्कि उनको ऑर्डर दे रही हो कि वो नहीं जाएगी। डिसीजन था उसका, अब वो कुछ नहीं सुनेगी। तभी मिस एडी कहते हैं, यहाँ तमाशा मत करो, पीछे लोग खड़े हैं, चलो। लेकिन तभी वो अपना हाथ जोर से उनके हाथों में फिर से रखते हुए अब अपने नील्स को उनके हाथों पे गड़ाते हुए कहती है, कहा ना मैं नहीं जाऊंगी उस पर। आप क्या चाहते हैं, मेरी बेइज्जती हो जाए? देखिए, आप इंसल्ट करना चाहते तो मुझे ले जाकर के घर पर करिए, किसी के सामने मेरा ऑरा घट जाएगा। इस बात पर मिस्टर एडी को मन कर रहा था कि वो हंस दें, लेकिन अभी उनको अपनी हंसी कंट्रोल करनी थी। वो पब्लिक में थे और साथ ही आसपास उनके बॉडीगार्ड्स भी थे, और वो उसके हाथ को और जोर से दबाते हुए कहते हैं, ऑरा, और वो भी तुम्हारा। तुम्हारी इंसल्ट कब से होने लगी? इंसल्ट उसकी होती है जिसकी कोई रिस्पेक्ट करे। यहाँ पर उन दोनों की बहस ही चालू हो गई थी। इस बात पर तो वैष्णवी को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। हाँ ठीक है, ये आदमी बहुत डरावना है, तो क्या उसके इज्जत नहीं करेंगे? ठीक है, ना करे, लेकिन कम से कम घर पर उसे इंसल्ट करें, ऐसे सबके सामने। वो अपने बालों को कान के पीछे लगाते हुए कहती है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया,
लेकिन अभी देखा मैंने 26-27 लड़के तो मुझे ऐसे देखते हुए गए, मुड़ मुड़ करके देख रहे थे सब। अभी हाथ छोड़ करके निकल जाऊँ ना मैं अगर थोड़ी दूर पर, तो आकर के सब घुटनों पर बैठकर प्रपोज करेंगे मुझे। इतनी सुंदर सी लड़की हूँ और ऊपर से कह रहे मेरी इज्जत नहीं है। यहाँ वैष्णवी की इज्जत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और यहाँ पीछे पूरी लंबी लाइन लग चुकी थी। अब उनको इज्जत माननी पड़ती है इस लड़की की, क्योंकि यहाँ तो वो उसके साथ जबरदस्ती कर नहीं सकते थे और उसे गोद में उठा करके अब यहाँ स्केल्टर पर जाएं, ये तो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक और फिल्मी हो जाता, जो कि ऑब्वियसली वो नहीं करते। अब उन्हें ज़बरदस्ती सही यहाँ पब्लिक लिफ्ट को यूज़ करना पड़ता है, जहाँ पर इतने सारे लोग पहले से मौजूद थे। जैसे ही अभी लिफ्ट खुला था, मिस्टर एडी का हाथ पकड़ते हुए वैष्णवी उन्हें अपने साथ अंदर की तरफ ले जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ मिस्टर एडी उसे नहीं बल्कि खुद वैष्णवी उन्हें लेकर आई है। फाइनली अंदर की तरफ जाकर के उसके चेहरे पर हल्की से स्माइल आ गई थी, लेकिन यहाँ तो लोग और ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे थे, जिसकी वजह से वैष्णवी और मिस्टर एडी जी थोड़ा ज़्यादा ही कोने में जा चुके थे। अब वो बीच में रहते ये तो बिल्कुल भी उन्हें मंजूर नहीं था। ऐसे चीप क्लास लोगों के साथ उन्हें लिफ्ट यूज़ करना पड़ रहा है, यही उनके लिए इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग था। और ऊपर से इस लड़की की बात उनके दिमाग को खाए जा रही थी। कौन थे वो 26-27 लड़के जो उसे घूर घूर कर देख रहे थे? लेकिन जैसे भी उनका दिमाग अप्लाई किया था कि वो ये बात पर इतना परेशान क्यों हो रहे, वो खुद ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहते हैं बकवास चॉइस है सबकी। तभी लिफ्ट में 3-4 लड़के जो कि काफ़ी ज़्यादा टीनेजर लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि वैष्णवी के एज के हों, वो जैसे अभी अंदर की तरफ आए थे अपने एस्थेटिक लुक में, वैष्णवी के भी चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी, क्योंकि अब सामने से इतने अच्छे खासे लड़के अगर उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो भी उसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए, तो वैष्णवी क्यों पीछे रहेगी। उसके चेहरे पर बस हल्की सी स्माइल आई थी, लेकिन तब तक मिस्टर एडी ठीक उसके सामने आकर के खड़े हो गए थे और उसको ऐसे कवर करे थे जैसे कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई नूर का हीरा हो, जैसे अगर कोई देख लेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो लिफ्ट में जगह इतनी कम थी, ऊपर से यहाँ पर मिस्टर एडी को इस लड़की को ढकना था और बाकी के लोगों की नज़रों से बचाना था, जिसकी वजह से अब भीड़ उन दोनों को कुछ ज़्यादा ही क्लोज लाने में लग चुकी थी। जैसे जैसे इस लिफ्ट में लोग अंदर आ रहे थे, वैसे वैसे मिस्टर एडी को उसके और ज़्यादा करीब जाना पड़ रहा था। वैष्णवी के लिए ये थोड़ा सा टफ हो रहा था, क्योंकि अब उसे सांस नहीं आ रही थी, सफोकेशन हो रही थी उसे। वही तो बोली थी कि लिफ्ट में चलते हैं, क्योंकि लिफ्ट तो ज़्यादा बेहतर होता है। और अभी उसको जैसे ही दिक्कत हो रही थी सांस लेने में, तभी मिस्टर एडी ने उसको घूर करके देखा था। और एक तो उस लड़की की हाइट इतनी छोटी थी कि मिस्टर एडी को खुद अपना चेहरा उसके सामने झुकाना पड़ता था उसकी नज़रों की तरफ देखने के लिए। फिलहाल मिस्टर एडी जी की निगाहें जो कि इस लड़की पर टिकी हुई थी, वैसे तो उन्होंने अभी अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, लेकिन गॉगल्स नहीं, जिसकी वजह से उनकी आंखें अब ठीक तरीके से वैष्णवी की निगाहों पर थीं और अपनी आंखों से ही वो ऐसे उसे घूर करके देख रहे थे, मानो ये कह रहे हो कि तुम्हें को जाना था ना लिफ्ट में, चलो मज़ा तो आ ही रहा होगा तुम्हें। लेकिन वहीं वैष्णवी जो धीरे से कहती है नहीं मज़ा नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रही, दिक्कत हो रही है, थोड़ा दूर नहीं जा सकते आप। और ऐसा उसने धीरे से बोल भी दिया था। यहाँ लिफ्ट में पूरी तरह से शांति थी। तभी आसपास के लोग जो कि अब इन दो कपल की तरफ देख रहे थे, लेकिन इस लड़की की तरफ देख करके ऐसा लग नहीं रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता है। ये लड़की उनकी वाइफ है, क्योंकि इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी मासूम सी लड़की, ऐसे डेंजर इंसान की वाइफ। और जैसे अभी वो और कुछ बोल पाती, मुझे दिक्कत हो रही है, थोड़ा दूर। तभी पीछे से एक आदमी जो धीरे से कहता है, क्या हुआ भाई साहब, क्या कर रहे हैं, थोड़ा दूर होइए, इतना चिपक क्यों रहा है। ये वही एस्थेटिक टीनेजर्स में से एक था, जो कि वैष्णवी की तरफ देख कर के पिटी सा फील कर रहा था, जैसे कि वैष्णवी को लेकर के वो कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव बन रहा हो। लेकिन वो क्यों प्रोटेक्टिव बन रहा है? आखिर ऐसे कोई स्ट्रेंजर आकर के मिस्टर एडी को इस तरह से बोलेंगे, वो भी वैष्णवी के चक्कर में। तभी जैसे ही मिस्टर एडी अभी उस आदमी की आंखों में घूरे थे, जो कि आदमी नहीं बल्कि अभी 21 या 22 साल का लड़का लग रहा था, लेकिन वो लड़का भी उन्हें घूरते हुए कहता है, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, आप किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। पहले से क्या कम गुस्सा आ रहा था मिस्टर एडी को, जो अभी ये लड़का और ज़्यादा उन्हें गुस्सा दिला रहा है। अभी वैष्णवी एक बार मिस्टर एडी के चेहरे की तरफ झांकी थी और फिर इस लड़के की तरफ, और जिस तरह से उनकी मुट्ठी अभी कसती जा रही थी, उनके वेन्स उभरते जा रहे थे। अब वैष्णवी को डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि लिफ्ट में ही मार धाड़ शुरू हो जाए। और वो तुरंत ही उस लड़की की तरफ देखकर कहती है, पति है मेरे। और जैसे ही ये बात सारे लोग अभी लिफ्ट में मौजूद सुने थे, सबके सब आपस में गॉसिप कर रहे थे कि आखिर वाकई ये पति हैं। तभी वैष्णवी कहती है, हाँ पति हैं, अभी जल्दी शादी हुई है हमारी, वो थोड़े ज़्यादा रोमांटिक है ना, कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं।
और फिर वो प्यार से अपने हाथ को ले जा कर के उठाते हुए मिस्टर एडी के कॉलर पर रखते हुए कहती है ना, इतना भी रोमांटिक नहीं होते हैं, फिल्म थोड़ी ना चल रही है, सब लोग ऑकवर्ड हो जाएंगे ना, सब्र करिए, घर पहुंचने दीजिए मुझे। कितना ऑकवर्ड सिनेरियो बना रही थी वो एडी और अपने बीच। क्या उसे पता है कि आने वाले वक्त में उसे अकेले मिस्टर एडी के साथ कार में बैठना है और फिर अकेले उनके साथ रूम में भी रहना है? कैसे रह पाएगी ये सब कुछ बोलने के बाद? क्या उन्हें फेस भी कर पाएगी? फाइनली जा कर के अब लिफ्ट थोड़ा थोड़ा खाली हुआ था और उन लोग का भी फ्लोर आ चुका था और वो पूरे हक से पहले तो वैष्णवी का हाथ पकड़े थे और उसकी कलाई को जोर से अपने हाथों में बांधते हुए घूर करके लिफ्ट के सारे एक एक आदमी और औरतों की तरफ देखे थे, लेकिन फिर खुद ही फ्रस्ट्रेट होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकले थे, वैष्णवी को अब जाकर के थोड़ी सांस आ रही थी और वो अपने मास्क को भी नीचे करना तो चाहती है, लेकिन तभी मिस्टर एडी उसे घूरते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो? चेहरा दिखाना है सबको। तभी अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, मुझे जब भी बाहर निकालते हैं आप मास्क क्यों लगा देते हैं? सांस नहीं आती है मुझे। ये सबसे टॉप फ्लोर था पूरे मॉल का, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। और वहीं वो ले जा कर के इस लड़की का हाथ पकड़ते हुए उसे एक कॉर्नर साइड में ज़ोर से दीवार पर लगाते हुए कहते हैं, सबके सामने ये बोलने की क्या ज़रूरत है कि मैं तुम्हारा पति हूँ? कहा है ना मैंने, मैं अपनी शादी को सीक्रेट रखना चाहता हूँ और इस बारे में तुम किसी से बात नहीं करोगी। ये सुनते हुए अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, जी पर क्या करती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर सारे लोग लिफ्ट में मौजूद आपको पकड़ करके मारना शुरू कर देते तो। अब थोड़े से सही, लेकिन हैं तो पति ही मेरे, अच्छा थोड़ी ना लगेगा आपको पिटाते हुए ऐसे देखूंगी तो, वो भी मेरी वजह से। एडी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर इस लड़की का ज़बान इतना चल कैसे जाता है उनके सामने। हाँ, कभी उनका हाथ जो नहीं उठा इस लड़की के ऊपर, ना शायद कभी ठीक से गुस्सा किया है, इसी वजह से बहुत हल्के में लेती है। लेकिन क्या करें मिस्टर, लेकिन अब वो वैष्णवी के ऊपर हाथ भी तो नहीं उठा सकते थे, और उठाते भी कैसे? उनकी प्यारी भाभी जो बचपन से उन्हें पढ़ाती आई थी, उन्होंने एक रूल बनाया था कि कभी भी किसी लड़की पर वो हाथ नहीं उठाएंगे, और अपनी प्यारी भाभी की बात वो ना माने ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। वहीं यहाँ पर 3-4 स्टाफ अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए आते हैं, और जैसे मिस्टर एडी को किसी लड़की के इतने क्लोज देखी थी, वो तुरंत अपने चेहरे को झुका रही थी। तभी खुद ही मिस्टर देशमुख जी अपने हाथ को इस लड़की से छुड़ाते हुए कहते हैं, लेकर जाओ और कोई ढंग के कपड़े पहना कर लेकर आओ इसे। ये सुनते ही वैष्णवी जो पीछे मुड़ते हुए कहती है, क्या मेरा मेकओवर होने जा रहा है? तभी एक स्टाफ जो वहाँ की सीनियर थी वो धीरे से कहती है, हाँ मैम, आइए आप हमारे साथ। किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि ये एडी की वाइफ है। सब कुछ आपस में भी गॉसिप करते हुए वैष्णवी को ले तो जाया जा रहा था, लेकिन तब तक अचानक ही वैष्णवी को कुछ याद आता है और वो भागते हुए मिस्टर एडी के सामने आते हुए कहती है, ये नहीं कर सकती मैं, मेरे भाई की डेथ हुई है और इस वक्त अगर मैं कोई ऐसे वैसे कपड़े पहनूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा तो मत करिए। ये सुनते ही मिस्टर एडी को समझ में तो आ गया था कि लड़की कितनी अच्छी खासी ड्रामेबाज है, लेकिन उनके सामने क्या ड्रामा कर रही है। वो उसके तरफ हल्का सा झुकते हुए कहते हैं, चुपचाप से जाओ और जितना कहा उतना करवा कर मेरे सामने पहुंचो, और हाँ, ये एक्टिंग बचा करके रखो अपने घर वालों के लिए। मुझे अच्छे से पता है कितना दुख हो रहा है तुम्हें अपने भाई की मौत का। तभी वैष्णवी जो अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, दुख तो हो रहा है मुझे, थोड़ा सा ही सही पर हो तो रहा है, जाती हूँ। और ये बोलते हुए वो फिर से यहाँ से भाग गई थी। लेकिन जितने भी स्टाफ अभी थी, सबके सब वैष्णवी को ऐसे देख रही थी जैसे कि वो कोई 8वां अजूबा हो। थी वो वैसे इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत। तभी वो धीरे से कहती है, मैम आप एडी सर के साथ काम करती हैं? बहुत शौक था इन लोगों को एडी के बारे में जानने का। वैष्णवी जो अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं मैं उनकी लेकिन ये बोलते बोलते वो एकदम से अपने मुंह पर हाथ रख रही थी, और उसको याद आता है कि मिस्टर एडी ने तो मना किया है कि वो किसी को भी ये नहीं बताएगी कि वो मिस्टर देशमुख के खानदान की बहू है या फिर एडी जी की वाइफ है। वो तुरंत अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, नहीं मेरा मतलब है कि मैं वो कुछ टाइम के लिए। ये सुनते एक स्टाफ हंसते हुए कहती है, हाँ वैसे भी सर के लिए तो ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, वैसे आप जैसी खूबसूरत लड़की तो पहली बार हमने देखी है सर के साथ। ये सुनते ही वैष्णवी को थोड़ा सा वियर्ड लगा था। दिमाग था उसके पास जो कि एकदम से दौड़ना शुरू हो गया था, और वो सबको रोकते हुए कहती है, 1 मिनट, क्या मतलब है इसका? मेरी जैसी खूबसूरत लड़की पहली बार देखी है, मतलब इससे पहले कैसी लड़कियां देखी थी? तभी 1-2 लड़कियां जो धीरे से कहती हैं, अच्छी नहीं थी मैम, एक तो नागिन जैसे डरावनी थी और दूसरी सुंदर तो थी लेकिन कितना एटीट्यूड था उसमें,
अरे क्या नाम था उसका? तभी इस बात पर वैष्णवी जो अभी खड़े होकर के पहले तो जाना चाह रही थी यहाँ एडीजी के सामने और जाकर के उनसे पूछना चाह रही थी कि क्या वो ऐसे बहुत सारी लड़कियों को यूज़ करते हैं और क्या वाकई वैष्णवी को भी वो बस यूज़ कर रहे हैं, ऐसा है क्या? और फिर वो धीरे से कहती है, इसका मतलब इनकी पहले भी शादियाँ हो चुकी हैं, ये इसी वजह से सीक्रेट रखते हैं क्या सबकी शादी? हाँ, हो सकता हो 3-4 शादियाँ और हो रखी हों और इसी वजह से ये मुझे सीक्रेट रखना चाहते हैं। इसका मतलब कि मैं ज़्यादा दिन तक इनके साथ नहीं रहने वाली हूँ। ठीक है फिर, हाथ ना लगा दे मुझे, मुझे भी नहीं रहना इनके साथ। पता नहीं क्या वैष्णवी खुद की आत्मा के साथ बात करने में लगी हुई थी और यहाँ उसका मेकअप भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। फाइनली उसे एक बहुत ही प्यारा सा साड़ी पहनाया गया था, मरून कलर। उसके गोरे रंग पर इतना खूबसूरत लग रहा था कि यहाँ पर तो कुछ देर के लिए स्टाफ उसे खड़ा रखता और अपने साथ फोटोज क्लिक करवाने वाले होते। लेकिन जैसे भी एक स्टाफ फोटो क्लिक करवाना चाह रही थी तभी सीनियर स्टाफ तुरंत उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहती है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? यू नो ना, सर को पिक्चर वगैरह क्लिक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वैष्णवी जो कहती है, सर को नहीं पसंद है तो सर के साथ थोड़ी ना मेरे साथ खिंचवा रही है। लेकिन वो सीनियर स्टाफ शायद समझ गए थे कि वैष्णवी अभी न्यू है और ज़्यादा कुछ जानती नहीं है अब एडी के बारे में, और वो उसको अपने साथ बाहर की तरफ लाते हुए कहती हैं, नहीं मैम, हम आपके साथ पिक्चर क्लिक नहीं करवा सकते, सर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वेल, हैव अ नाइस डे। मिस्टर एडी जो किसी से फ़ोन पर बात किए जा रहे थे और बात करते करते जैसे भी वो पीछे की तरफ टर्न हुए थे जहाँ पर यहाँ पार्लर की सीनियर स्टाफ वैष्णवी को लेकर के आ रही थी। पहले तो उनकी नज़र पड़ती है उस लड़की के साड़ी पर, ठीक ठाक कलर था, लेकिन जैसे भी उनकी नज़र फाइनली पड़ी थी उसके चेहरे पर, वो थोड़ी देर के लिए एकदम से शांत पड़ गए थे। जो न्यू रेस्टोरेंट के बारे में आपसे बात हुई थी, सर उसका बोर्ड ऑलमोस्ट रेडी है, अभी हम उसका टैगलाइन लिखवा रहे थे सर। अब हेलो सर हेलो सर, उसका टैगलाइन क्या रहेगा सर? जहर जैसी खूबसूरती है इसकी, किसी को भी फंसा ले। सर व्हाट? जहर जैसी खूबसूरती है इसकी, किसी को भी फंसा ले? सर ये थोड़ा ऑकवर्ड टैगलाइन ही, बट सर कोई बात नहीं सर। तभी दूसरी तरफ से मिस्टर एडी जो एकदम से अपने होश में आते हुए कहते हैं, व्हाट? यहाँ जैसे उनकी आवाज़ आई थी दूसरी तरफ से वो बंदा जो कि उनके लिए अभी काम कर रहा था उनके प्यारे से बोर्ड को तैयार करने में, यानी कि उनके रेस्टोरेंट के बोर्ड को तैयार करने में, वो धीरे से कहता है, नहीं सर, बहुत ही अच्छी लाइन है सर, हम लिखवा देते हैं। लेकिन मिस्टर एडी ने तो उससे कुछ कहा ही नहीं था और वो अभी फ़ोन को रखना ही ज़्यादा बेहतर समझते हैं। फ़ोन को अपने पॉकेट में डालते हुए वो उस लड़की के सामने आते हुए कहते हैं, मास्क क्यों हटाए, लगा उसे। लेकिन ये सुनते ही वैष्णवी जो कहती है, अगर मास्क लगाए तो उन्होंने बोला पूरा मेकअप ख़राब हो जाएगा और पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा और मैं भूत जैसी लगूंगी। क्या आप चाहते हैं मैं मास्क लगा लूँ? लगा लेती हूँ। लेकिन जैसे भी वो अपने हाथ में मास्क पकड़ी थी कि तभी मिस्टर एडी उसको रोकते हुए कहते हैं, रहने दो। उन्होंने फिर से अपना दूसरा फ़ोन निकाला था और कान पर लगाते हुए कहते हैं, मयंक, हम थर्ड गेट से नीचे आ रहे हैं, मेक श्योर के रास्ते में कोई ना मिले। और ये बोल करके उन्होंने फ़ोन रख दिया था और अब वो पब्लिक लिफ्ट से तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले थे, जिसकी वजह से जैसे अभी वो एस्केलेटर तक पहुंचते, लेकिन तब तक वैष्णवी फिर से अपना हाथ पीछे करते हुए कहती है, नहीं मैं इस। लेकिन इस बार अब मिस्टर एडी थोड़े ज़्यादा ही सीरियस हो गए थे और उसे घूरते हुए कहते हैं, अगर तुमने एक और शब्द बोला ना तो यहीं ज़ुबान कटेगी तुम्हारी। वैष्णवी जो धीरे से कहती है, सॉरी। लेकिन वो अपने कदम को रख ही नहीं पा रही थी एस्केलेटर के सबसे पहले वाले स्टेप पर। वो एकदम से जैसे ही अभी आगे बढ़ती अपने कदम को 3 कदम वो पीछे हो जा रही थी और अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, महादेव मुझसे ना हो पाएगा। पीछे मिस्टर एडी खड़े थे, उसके सारे ड्रामा को देखते हुए कहते हैं, पागल ही करके रख देगी ये मुझे, कैसे झेलूंगा मैं इसे और दिन तक। रवि को पीछे से जैसे हल्का सा पुश किए थे वो ऑलमोस्ट गिरने वाली थी, लेकिन तब तक इस लड़की के कमर पर उन्होंने जोर से अपना हाथ कस लिया था। फाइनली अब वो आ चुकी थी सीढ़ी पर और जैसे जैसे सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही थी अब जाकर के वो लगातार महादेव जी का जप किए जा रहे थे कि भगवान उसे गिरने से बचाएं, वरना फिर उसका सारा मेकअप भी खराब हो जाएगा। जितनी प्यारी वो लग रही है, बिल्कुल पिंटरेस्ट वाली वाइब आ रही थी उससे। लेकिन बेचारी ने एक फ़ोटो तक नहीं क्लिक किया था। बहुत फोटोहॉलिक थी वो, हर पल हर वक्त का पिक्चर उसे कैप्चर करना पसंद था। लेकिन यहाँ पर तो ना उसका कोई फ़ोटो खींचता है और ना उसे खींचने देता है। और ये सोचते सोचते वो अभी अपने बगल में खड़े इस आदमी की तरफ देख रही थी और बार बार उसे वही स्टाफ की कही हुई बात याद आ रही थी, ज़्यादा दिन तक तो इनके साथ रहना भी नहीं है मुझे, लेकिन देखो
कितने हक से मेरा कमर पकड़ रखा है। न जाने और कितने लड़कियों के ऐसे ही कमर पर हाथ रख करके हक जताया होगा। गुस्सा आ रहा था उसे इस आदमी पर, लेकिन गुस्सा उतार थोड़ी ना सकती थी वो। चुपचाप ऐसे ही खड़ी रहती है। फाइनली अब एक फ्लोर तो कंप्लीट हो गया था। जैसे अभी दूसरे बार उसे स्केलेटर पर अपना पैर रखना था, वो अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, इस बार लिफ्ट से चल। लेकिन अब तो मिस्टर एडी ने खुद उसके कमर को ऐसे अपने दोनों हाथों से जकड़ करके उसे उठा करके स्टेप पर रखा था, जो कि स्टेयर का फर्स्ट स्टेप था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई इंसान है। 2 किलो के डंबल की तरह उसे अपने हाथ से उठा करके मिस्टर एडी अब दोबारा से स्केलेटर पर खड़ा कर चुके थे। और ऐसे भी वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची थी, उसके लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। उसने नोटिस किया था कि जिस तरफ से वो आई है वहाँ से एक आदमी भी उसे नहीं मिला, और एक आदमी एक औरत कोई भी नहीं दिखा उसे। आखिर कैसे? अब जाकर के उसे वो कॉल की याद आई थी। मयंक को कॉल किया था इस आदमी ने। पूरा का पूरा मॉल ही खाली करवा दिया क्या? लेकिन पूरा मॉल नहीं, बल्कि मॉल के 3rd गेट को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया था। एक सेक्टर में वहां पर कोई भी इंसान मौजूद ना हो, ऐसा ऑर्डर आया था ऊपर से, जिसकी वजह से मैनेजर तुरंत ही लग चुके थे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ सूर्यवंशी खानदान में इशिता अभी जस्ट ऑफिस से आई थी कि तभी वो तुरंत ही देखती है यहाँ पर भाविका जी, जो कि सबके लिए लंच लगा रही हैं। शायद उन्हें पहले से ही अंदाजा हो गया था कि इशिता और वेदांत के आने का वक्त हो गया है। पीछे पीछे वेदांत भी आ रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही थी। वेदांत को भी पता था अगर इशिता ज़्यादा कुछ बोलेगी तो वेदांत को गुस्सा आ जाएगा, और फिर शायद वो अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर पाए, और वो इस लड़की को हर्ट नहीं करना चाहते थे। जैसे अब इशिता अपने बैग को ले आकर के साइड में रखी थी, तभी भाविका जी कहती हैं, आओ इशिता, खाना खा लो। सुबह कुछ ठीक से खा कर भी नहीं गई थी तुम। इस बात पर वेदांत और चिढ़ते हुए कहते हैं, तो आपने खिलाकर क्यों नहीं भेजा? और तुम? तब इशिता जो भाविका जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, आंटी एक काम करिए, मेरा ना लंच पैक कर दीजिए, मैं रास्ते में खा लूँगी। और ये बोलकर अभी वो जा पाती, लेकिन भाविका जी ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो मुड़ते हुए कहते हैं, आंटी वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे निकलना होगा, मेरी फ़्लाइट है इस टाइम। इस बात पर भी यहाँ कोई जवाब नहीं आया था भाविका जी का। वो तो बस अपने ठीक सामने बैठी यहाँ पर इशिता की मॉम की तरफ देखती हैं और फिर अपने काम में लग चुकी थी। जैसे जैसे वो यहाँ पर लंच सर्व कर रही थी, लेकिन इशिता पीछे से जाकर धीरे से कहती है, आंटी मैं आपसे। लेकिन तभी वेदांत जो इशिता को रोकते हुए बीच में इंटरप्ट करके अपनी मॉम के सामने जाते हुए कहते हैं, मॉम वो आपसे कुछ कह रही है, आप सुन क्यों नहीं? तभी भाविका जी गुस्से में कहती हैं, आंटी से बात करिए किसी, मैं तो नहीं हूँ भाई इसकी आंटी। अब जो आंटी है जाकर के उससे बोले, मुझे नहीं सुनाई दे रहा कोई आंटी वांटी, पता नहीं क्या कर रही हैं। ये सुनते इशिता अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, ओह अच्छा सॉरी, मुझे नहीं पता था, वो मेरी आदत नहीं है ना, मैं क्या बोलूँ आपको, मदर इन लॉ। ये सुनते ही वो अपने हाथ में अब एक पलटा लेकर के इशिता की तरफ देखकर कहती हैं, अच्छा मदर इन लॉ बुलाएगी मुझे, देख रहे हो? और वो वेदांत की तरफ घूर करके देख रही थी। तभी वेदांत जो पलटे की तरफ देखकर कहता है, आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, अगर आपको गुस्सा आ रहा है उस पर तो आप उसे मारिए, मुझे क्यों घूर रही हैं? और ये बोलते हुए वो पीछे की तरफ जा रहे थे। तभी भाविका जी कहती हैं, इसको कुछ सिखाया नहीं हो बहू बनाने से पहले? अगर ये मुझे आंटी आंटी बोलेगी ना, तो मैं बता रही हूँ झाड़ू पलटा सब तुम्हारे ऊपर ही चलेगा। वेदांत बोलो इसे, मम्मी बुलाए मुझे। ये सुनती भाविका जी कहती हैं, हाँ अब बोलो बेटा, क्या कह रही थी? तभी वेदांत जो हल्का सा अपने चेहरे पर अभी स्माइल आए थे, लेकिन इशिता का चेहरा एकदम से सीरियस बना हुआ था, क्योंकि वो इस रिश्ते को अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। तभी वो भाविका जी के ठीक बगल में आकर खड़े होते हुए कहती हैं, कुछ नहीं, बस ये कह रही हूँ आप बहुत क्यूट लगती हैं मुझे। और ये बोलते हुए वो अब अंदर की तरफ यानी अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी। पीछे पीछे वेदांत भी उनको फॉलो करते हुए अब कमरे तक पहुँच गए थे और धीरे से दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, आयुष कि तुम्हें वहाँ जाना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जगह सेफ़ है। देखो इशिता, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम खुद का ज़रा भी ख्याल ना रखो। इशिता पीछे मुड़ करके अभी जैसे वेदांत की तरफ देखी थी, वेदांत अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लिए थे, क्योंकि इशिता की आंखों में गुस्सा था और वेदांत को अपने गुस्से को कंट्रोल करना था, वरना दोनों के बीच में बहुत ही बड़े लेवल पर कलेश हो जाता। तब इशिता जो वेदांत की तरफ घूरते हुए कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन इस तरह से अपने चेहरे को मोड़ लिया था वेदांत ने, जिससे वो धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, शादी कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि अब सारे फैसले मेरे आप ही लेंगे मिस्टर वेदांत सूर्यवंशी। पहली बात तो यह कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ,
और मैं इस रिश्ते को ज़्यादा दिन तक टिकाने वाली नहीं हूँ। वो तो बस आप मेरे मॉम को यहाँ पर ले आकर के जिस तरह से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, मैं सिर्फ बर्दाश्त कर रही हूँ तब तक जब तक मेरी मॉम यहाँ से चली नहीं जाती। उसके बाद आपकी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलने वाली इशिता कुसुम देशमुख पर। अब वेदांत जो अपने आप को बहुत ही देर से काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये लड़की उनकी बात ही नहीं समझती थी। बचपन से तो उन्होंने अच्छी तरीके से इसे क्लियर साइन दे रखा था कि वो कितना पसंद करते हैं इशिता को, लेकिन ये लड़की कुछ मानने को तैयार हो तब तो। अभी जैसे इशिता गुस्से में दूसरी तरफ जा पाती, तभी वेदांत उनकी कलाई को जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, जाना है ना तो मेरे साथ चलोगी। लेकिन इशिता जो अपनी भव्य को चढ़ाते हुए धीरे से कहती है, व्हाट? उसने बहुत ही आहिस्ता टोन में पूछा था। तभी वेदांत उसकी तरफ झुकते हुए कहते हैं, मैंने कहा जहाँ भी जाओगी मेरे साथ जाओगी, मजबूर मत किया करो मुझे। और अगर मैं किसी बात को एक बार कह दिया सो कह दिया, अब तुम मेरे साथ ही चलोगी। लेकिन इशिता जो वेदांत को समझाते हुए कहते हैं, डोंट वरी, मैं पब्लिक प्लेन में ट्रैवल भी नहीं करना पसंद करता हूँ। और ये बोलकर के वो अब अपने क्लोजेट से कपड़ा निकालते हुए कहते हैं, बताओ क्या पहनना है। इस बात पर इशिता जो गुस्से में अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि हम वहाँ पर किसी सीरियस मैटर के लिए जा रहे हैं। लड़कियों के साथ कितनी प्रॉब्लम चल रही है और तुम्हें कपड़े चूज करने हैं। वेदांत, कभी तो मैच्योरिटी के साथ बिहेव किया करो। वेदांत अगर मैच्योरिटी पर आते तो क्या वाकई इशिता को वो झेल। तभी वेदांत उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उसके हाथ में अपना शर्ट देते हुए कहते हैं, तुम चूज करो, तब तक मैं शावर लेकर आता हूँ। और हाँ, नेक्स्ट टाइम से ये तुम तो मुझे पसंद नहीं, तुम आप करके मुझे बुलाओगी, मुझे अच्छा लगता है। और ये बोल करके वो अब शावर लेने जा चुके थे। इशिता जो गुस्से में उनके दोनों शर्ट को फेंकते हुए कहती है, मैं चूज करूं कौन से कपड़े पहनकर जाना इन्हें, दिमाग खराब कर रखा है। और वो गुस्से में अभी एडी को फोन मिलाती, लेकिन यहाँ तो मिस्टर एडी का मूड अलग ही लेवल पर ऑफ था। इस तरफ यहाँ गाड़ी में बैठी वैष्णवी जो कि लगातार अभी विंडो की तरफ ही देखे जा रही थी और यही सोच रही थी कि आखिर कब पहुंचेगी वो घर। यहाँ तो नहीं रहना, भले ही घर में उसको कोई सपोर्ट करने के लिए तो नहीं है देशमुख फैमिली में, लेकिन उसके बावजूद भी उसे रहना तो घर पर ही है। इस आदमी के साथ नहीं एडजस्ट कर पाएगी वो। तभी यहाँ एडी जी का फ़ोन बज उठा था, जिससे अब जाकर के न जाने क्यों मगर वैष्णवी को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ था। फ़ोन रिसीव करते हुए यहाँ मिस्टर एडी ने फ़ोन को कान पर लगा दिया था, लेकिन फ़ोन का वॉल्यूम जो कि इतना तो तेज़ था कि बगल में बैठी वैष्णवी को इतना समझ में आ सकता था कि उस फ़ोन पर ज़रूर कोई लड़की बात कर रही है। दूसरी तरफ से इशिता जो धीरे से कहती है, हेलो सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मगर वेदांत मान ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि वो भी हमारे साथ चलेंगे और शायद ही अपनी प्राइवेट जेट, आई मीन दिस कुड बी रिस्की। समझ ही नहीं रहा है वो क्या करना है अभी। यह सुनते ही मिस्टर एडी जो कि अभी अपने बगल में देखते हैं, वैष्णवी अपना कान लगा करके उन दोनों की बातों को सुनने की कोशिश में लगी हुई थी और तभी उसकी नज़र मिस्टर एडी पर नहीं थी। तभी वो धीरे से उसके सर पर अपनी एक उंगली से टैप करते हुए कहते हैं, तुम्हें मरना है क्या? यहीं से फेंक दूंगा बाहर। ये सुनते वैष्णवी एकदम से ठीक तरीके से बैठते हुए अब अपने चेहरे को दूसरी तरफ दोबारा से मोड़ चुकी थी और अपने मन में कहती है, मैं क्यों ये कर रही हूँ ऐसी हरकतें, मुझे इनसे डर क्यों नहीं लग रहा, पागल हो गई हूँ मैं। तभी इशिता जो धीरे से कहती है, मैं मरूं? क्या हुआ? सॉरी, मैंने कुछ बोल दिया ऐसा तो। तभी इस तरफ से एडी कहते हैं, वेदांत के साथ जाओ, बेटर है। और वैसे भी मैं तुम्हें अकेले रिस्क में नहीं डालना चाहता, तुम उसके और हस्बैंड वाइफ के मैटर में मैं कुछ नहीं बोलता। और ये बोल करके उन्होंने फ़ोन रख दिया था। अजीब हालत है, ये वेदांत और एडी तो एक टीम में आ चुके हैं और इशिता बेचारी अकेले पड़ गई है। और वही दूसरी तरफ वैष्णवी जो धीरे धीरे अपने आप में ही सोचे जा रही थी, आखिर ये किस लड़की से बात कर रहे थे। कुछ तो बात है। तो मतलब ये अपनी दूसरी वाइफ से बात कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ के मैटर में ये नहीं बोलना चाहते, इसका क्या मतलब हुआ? उसका अलग ही दिमाग अपने बुलेट के रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा और कैसे जाएंगे वेदांत और इशिता उस डेंजरस से इलाके में जहाँ पर लड़कियों की ट्रैफिकिंग कुछ ज़्यादा ही लेवल पर हो रही है और स्पेशली इंडिया से। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए सोल ब्राइड ऑफ डेविल माफिया सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।